Tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sai da minha cabeça, da cabeçada ela é pica. Tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sai da minha cabeça, da cabeçada ela é pica. Tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita. सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यार प्यार क्यूट से भाई बहनों, तो कैसे हो तुम लोग। होप करता हूं तुम में सारे एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो आज भी है ना बिल्कुल बढ़िया। तो भैया ये है हमारे चैनल की सेकंड वीडियो और इसमें जो है हम सेकंड चैप्टर विच इज अकाउंटिंग टर्म्स या बेसिक अकाउंटिंग टर्म, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से ज्यादा किसका नाम, तो आज उसको पढ़ने वाले हैं। और भाई वन शॉट होने वाला है, इसमें हम एक बार में ही इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहली टर्म आती है भाई एंटिटी and an economic unit which may be business entity, enterprises or non-business entity. An entity means an economic unit which performs economic activities. Example Reliance Industries, ये सब तो कंपनी के नाम है, बेवकूफ बना रहे। देखो भाई एंटिटी भाई वो इकोनॉमिक यूनिट होती है। इकोनॉमिक यूनिट यानी कि जो लेन देन करती है उसको एंटिटी हम किसको कहते हैं, एक इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे परचेज करना, चीजों को एक्सपेंसेस करना, इनकम करना, उन्हें एक्सपेंडिचर करना, ये सब होती है बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर इसको कोई परफॉर्म करता है तो हम उसे एक एंटिटी कंसीडर करते हैं। जैसे अगर मैं सामान खरीद रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, फिर उसको खर्च कर दे रहा हूं, रह रहा हूं, ये सब चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। मैं इन सबको परफॉर्म करता हूं तो मैं एक एंटिटी हूं। तो इसमें क्या होता है कि बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। अब एंटिटी जैसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री एलटीडी, बजाज ऑटो लिमिटेड, ये सब भाई कंपनीज के नाम है। आपने सुने होंगे, रिलायंस हो गया, एलआईसी भी ले सकते हो तुम, एसबीआई भी ले सकते हो, ये सब कंपनीज है, ठीक है। तो इन सब का नाम आ गया। एंड बिजनेस एंटिटी मीन एक ऐसी एंटरप्राइज जो अकॉर्डिंग टू द लॉ टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एंटिटी कौन सी होती है, एक ऐसी एंटिटी होती है जिसको गवर्नमेंट ने जो है अलाउ किया है। अपन बेसिकली उसे कंपनी बोलते हैं। जो बिजनेस एंटिटी है ना वो कंपनी को ही बोला जाता है। सब में डिफरेंसेस होता है, ये आप आगे पता कर लोगे, लेकिन आपको बस अब इतना जानना है कि जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, जैसे अपना चीजों को खरीदना, खर्चा करना, उसे अपन एंटिटी कहते हैं। बिजनेस एंटिटी जो गवर्नमेंट या फिर लॉ के अनुसार बनाई गई है कि वो एंटिटी यानी कि अपने ये एक्टिविटीज कर सकती है, उसको हम कहते हैं भाई बिजनेस एंटिटी अकॉर्डिंग विद द लॉ, यानी लॉ के द्वारा बनाई गई है और बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए बनाई गई है, उसे अलाउ कर दिया है। बेसिकली कंपनीज की बात कर रही है। कंपनी अलाउ करता है, कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद ही वो कंपनी खोल सकते हैं। लेकिन नॉन बिजनेस एंटिटी भी होती है जिसको सेटअप तो लॉ ही करता है, यानी उसके अकॉर्डिंग्स पे ही होती है, बट ये बिजनेस एक्टिविटीज नहीं करती है, यानी कि वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का काम कि भैया हमें प्रॉफिट कमाने, नहीं, वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज रहती है। जैसे भाई अपनी एनजीओ, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल, इनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका काम है लोगों को सर्व करना। तो एंटिटी कुछ नहीं होती है, बस एक इकोनॉमिक यूनिट होती है, यानी कि लेन देन का काम करती है। और इनका मेन काम क्या रहता है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना। कोई भी चीज भाई जो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि खरीदने का, परचेज करने का, खर्चा करना और इनकम कमाना, ये काम करती है। बेचने का काम करना, सर्विसेज को लेना, सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ये सारे जो काम करती है उसको अपन क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन is an exchange of monetary good and services. Business transaction means a financial transaction or event entered into two parties initiated accounting. मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसमें बहुत खतरनाक डेफिनेशन लिखी है, तुम उसको मत देखो, मेरे को देखो। देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। बिजनेस का क्या मतलब होता है, बिजनेस से एसोसिएटेड ट्रांजैक्शंस। जैसे मैंने गुड्स परचेज किया, मैंने क्या क्या परचेज किया, मैंने मान लो मशीनरी परचेज किया, ये सब बिजनेस से एसोसिएटेड है, इसलिए से बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। बिजनेस से लेन देन, बिजनेस से रिलेटेड लेन देन, उससे एसोसिएटेड लेन देन, उसको हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मॉनेटरी मेजर होना चाहिए, यानी कि मनी की टर्म में होना चाहिए। जैसे मैंने 1000 के गुड्स खरीदा, 1 लाख की मशीनरी खरीदा, मॉनेटरी। अपन किसी भी चीज को बिजनेस ट्रांजैक्शन कब बोलेंगे, पहली चीज उसे रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहला भाई बिजनेस होना चाहिए,
दूसरा भाई ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, लेन देन होना चाहिए, बिजनेस एसोसिएट होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीच वाली चीज विच इज मनी की टर्म में मेजर होनी चाहिए, तब जाके मुझसे देते हैं। देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसमें एंगेज होता है मनी, गुड्स एंड सर्विसेज का होता है लेन देन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू टू पार्टीज, यानी दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, अकाउंटिंग की प्रोसेस कोई करता है और एंटरप्राइज करती है। मैंने आपको बताया बिजनेस ट्रांजेक्शन को उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, बिजनेस से रिलेटेड लेन देन होगा, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली मनी की टर्म में मेजर होना चाहिए, लेन देन मनी की टर्म में मेजर हो और बिजनेस से एसोसिएटेड। जैसे मैंने मेरी बच्ची की फीस भरा, तो ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। मैंने अपने बिजनेस से निकाल के अपनी बच्ची की फीस भरा, ये बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस इन्वॉल्व हो गया, लेन देन भी हो रहा है कि भाई मैंने पैसे लिया हूं, और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मनी की टर्म में मेजर हो गया कि मैंने उसकी मान लो 12,000 रुपये फीस पे कर दिया, ठीक है, 1,000 रुपये 12,000 कौन करता है, जैसे फाइनेंशियल पोजीशन सब फालतू है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलेशन विद अकाउंटिंग यूनिट। हाँ देखो ट्रांजेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, पहले इंटरनल ट्रांजेक्शन यानी हमारे बिजनेस के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया भाई, डेप्रिसिएशन लगा दिया, वैल्यू घटा दिया, ये ट्रांजेक्शन हुआ है। लेन देन हुआ है मतलब लेन देन नहीं हुआ है, बट तुम इसे कह सकते हो ना, इसमें हमने एक एंट्री भी पा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं। या फिर इंटरनल ट्रांजेक्शन यानी हमारे अकाउंट, हमारी जो बिजनेस है उसके विद इन ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या अभी मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी नहीं। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन जो बाहर के लोगों के साथ किया जाता है, जैसे भाई हमने जो ट्रांजेक्शन करे हैं, मैंने किसी अपने बिजनेस के नाम पे लोन ले लिया बाहर वालों से, जब भी बाहर वाले इन्वॉल्व रहेंगे तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई वो एक एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अब मान लो भाई मैंने मेरे एम्प्लॉयज को सैलरी दिया, तो ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज मेरे अंडर ही काम करते थे, मैंने उनको सैलरी दिया हूं, तो फिर इसे एज अ इंटरनल ट्रांजेक्शन जो है कंसीडर किया जाएगा। जब भी बिजनेस के विद इन कोई ट्रांजेक्शन होगा ना, तो उसे इंटरनल ट्रांजेक्शन कहा जाता है, और जब बिजनेस के बाहर होगा, थर्ड पार्टी के साथ होगा, तो अपन लोग उसे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब मोड ऑफ सेटलमेंट दो तरीके होती है, कैश और क्रेडिट। मोड ऑफ सेटलमेंट यानी किसी को पे करना, या तो भैया आप नगद में दे दो, भैया हमें कैश ही चाहिए, या तो आप बोलो उधारी में दे दो, दो तरीके से हो सकता है। मान लो मैंने किसी से, मान लो कि दुकानदार के साथ बहुत होता होगा भाई, अपने जनरल स्टोर किराना वाले, क्या होता है आप क्या खरीदते हो, मान लो कि मैं विक्स की गोली लेने गया, अब मैंने बोला 10 की विक्स की गोली दे दो भैया, मेरे पास अभी 5 ही है, 5 की उधारी, तो 5 का मैंने क्रेडिट में ले लिया, क्रेडिट में सेटलमेंट, बाद में इसकी पेमेंट हो जाएगी, बट इसको अभी क्रेडिट कंसीडर किया जाएगा। दूसरा कि भाई मैंने बोला सिर्फ कैश में ही होगा, तो उसको कहेंगे अपन लोग कि भाई 10 रुपए हमने पे कर दिए, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। जब कैश जाता है तो उसे कैश ट्रांजेक्शन कहा जाता है, कैश ट्रांजेक्शन। और जब हम उधारी में कोई सामान लेते हैं तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे मैंने उधारी में गुड्स खरीद लिया, उधारी में रॉ मटेरियल खरीद लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्रेडिट में ही होते हैं, ठीक है। अरे बंद हो जा, अगली टर्म्स में आते हैं। अब यार देखो, ये जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है वो है अकाउंट्स, क्योंकि भाई इसे समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखो जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो दो हेड इफेक्ट होते हैं। चलो एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं पेन खरीदने का। मैंने आप लोग से एक पेन खरीदा, ठीक है, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा भाई, मेरे पास पेन आया, मेरे पास से कैश गया। दो अकाउंट अफेक्ट हुए, पहले एक पेन का अकाउंट और दूसरा भाई कैश का अकाउंट। तो ये जो दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं इनको ही हम अकाउंट कहते हैं। जो दो चीजें बोल सकते हो तुम, व्यक्ति बोल सकते हो, क्योंकि कुछ भी हो सकते हैं अकाउंट्स, चीज भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई खर्चा भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने कमीशन पे किया, तो एक कमीशन का अकाउंट अफेक्ट हुआ, एक कैश का अकाउंट अफेक्ट हुआ है। मेरे पास से पैसा गया और मैंने कमीशन की सर्विसेज के लिए पैसा दे दिया, कमीशन का अकाउंट इफेक्ट हुआ, कैश का अकाउंट इफेक्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स रहते हैं भाई। जब हेड, अकाउंट के जो हेड है यानी मेन बंदा जो है, जब इसके बात की जाती है तो इसको हम एज अ अकाउंट कहा जाता है, इसको अकाउंट कहते हैं। जैसे पेन का अकाउंट, कैश का अकाउंट, राम का अकाउंट, राहुल का अकाउंट, राम श्याम नैना का अकाउंट, भाई भूमिका का अकाउंट, ये सब अकाउंट्स हैं, हेड हैं उस ट्रांजैक्शन के। पहले तो भाई रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर द हेड, जिस हेड के अंदर किया जाता है उसको ऐसे, जैसे ये कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है अंडर पर्टिकुलर हेड। जैसे सेल्स का भी बन जाता है, परचेज का भी बन जाता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, हर चीज का। देखो भाई ट्रांजैक्शन में जो जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोग, एक्सपेंस, इनकम, इवन भाई आप ये भी बोल सकते हो कि सामान, जब ये सब चीजें इन्वॉल्व हो जाती है तो इनके पर्टिकुलर हेड बन जाते हैं। परचेज का हेड बना लो, मशीनरी का हेड बना लो,
तुम अपने ये किसी से तुमने उधार लिया उसका हेड बना लो, तो ये सब अकाउंट्स कहते हैं सबको, ठीक है। हेड अकाउंट, किसी भी ट्रांजेक्शन के जो हेड रहते हैं उनको हम अकाउंट कहते हैं। कैपिटल, कैपिटल कैपिटल इज द महात्म। पहले भाई मतलब जानते हैं ना, कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई, वो पैसा जो प्रोप्राइटर ओनर बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। बस इतना ही इसका मतलब है। एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, या तुम लोग को बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब जाके तुम और अच्छे से समझ पाओगे, पर अभी जितना समझ में आता है उतना समझने की कोशिश करो। कैपिटल है अमाउंट पेबल claim of the owner or proprietor in the business. Capital is the amount invested. कैपिटल अपने जो ओनर है उसने इन्वेस्ट किया है, खर्चा किया बिजनेस के ऊपर, इज एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और बाय अ पार्टनर। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट having monetary value. It is the liability of the firm towards the proprietor. It is so because under the principle concept business entity concept, a distinct entity between भैया काम की बात यह है कि कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है, किसमें, बिजनेस में, उसको कहते हैं भाई अपन कैपिटल। यानी वो पैसा जो मैंने बिजनेस में डाला हूं, मतलब बिजनेस में भाई क्या बोलूं यार, इन्वेस्ट किया हूं, खर्च किया हूं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन लोग कहते हैं कैपिटल। वो पैसा जो बिजनेस में लगा है उसे कहते हैं हम कैपिटल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भाई, जो ये पैसा रहता है ये बिजनेस की लाइबिलिटी रहता है टूवर्ड्स ओनर। तुम बोलोगे भाई दोनों तो सेम है, नहीं। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, याद रखना अकाउंटिंग करते हैं, तब बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे, सर तो नहीं बोलोगे भाई ये कैसे, तो भाई इसका सीधा सा मतलब मैंने कैसे बोला कि भाई जो कैपिटल है वो एक तरह की लाइबिलिटी है। जो ओनर का पैसा है उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो ये जो ओनर है, सॉरी ये जो बिजनेस है, इसकी लाइबिलिटी है कि इसको ये ओनर को वापस पैसा देना है। क्यों देना है भाई, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए भाई, तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा। मैं इंडिविजुअल एक एक प्रिंसिपल के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये जो पैसा है ये इसकी लाइबिलिटी है। देखो कैसे है, अगर मान लो तुम कहीं से उधार लेते हो, जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए का मान लो तुमसे उधार लिया, तो मेरे को ये उधार पे करना है, ये मेरी लाइबिलिटी है ना। इसलिए क्योंकि मैं तुमसे ये उधार में पैसा लिया हूं, मुझे इसे वापस पे करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। अभी मैंने तुम्हें बोला बिजनेस ओनर और बिजनेस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब जो बिजनेस को पैसा मिला है वो ओनर का है, उनने वो उसको दिया, तो ये इसकी लाइबिलिटी नहीं होगी कि इसको वापस पे करना है। बस इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों सेपरेट यूनिट है, इसलिए जो ये कैपिटल का पैसा इसे वापस पे करना है, इसलिए इसे बोलते हैं कि एक लाइबिलिटी है किसकी, बिजनेस की, टुवर्ड्स द ओनर, बिकॉज दिस इज द मनी विच हैज बीन गिवन बाय ओनर टू द बिजनेस। ये वही पैसा है जो ओनर ने दिया है बिजनेस को। बिकॉज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये आपको बाद में समझ आएगा। कैपिटल का मतलब समझ गया ना, कैपिटल वो पैसा है जो ओनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, और ये पैसा हमें ओनर को वापस पे करना है, सॉरी बिजनेस को वापस पे करना है ओनर को। बस इतना है भाई। हाँ, इसका फॉर्मूला देख लो भाई, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। देखो भाई, जब तुम बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझोगे ना तब तुम समझ जाओगे। बाकी तुम देख सकते हो भाई, तुम्हारी अकाउंटिंग इक्वेशन में तुम्हारी जान लेने के लिए बहुत जरूरी है फॉर्मूला, इसको ध्यान से देख लेना। कैपिटल यानी वो पैसा, एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी अपन बाद में आएंगे। अब दबाइन क्या है, मैं तुम लोग को अब भी बताया, बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग। बिजनेस का ओनर और बिजनेस ये दोनों बहुत अलग है, अलग ही एंटिटीज है। अभी अपन ने देखे भाई कि अगर बिजनेस को ओनर ने पैसा दे दिया तो वो उसे एहसान बोलता है कि नहीं भाई तेरे को वापस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर ड्रॉइंग इज द अमाउंट ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर। हाँ, एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि ये है, मान लो कि भाई मैंने क्या किया, बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिया, तो ये तो मैंने अपने पैसे लगा दिया। अब मान लो मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, यानी बिजनेस को दे दिया। मेरी पर्सनल कार थी, मैंने बिजनेस को दे दिया कि भैया तुम इससे टैक्सी चलाओ, पैसे लाओ, तब भी इसको हम कैपिटल ही कंसीडर करेंगे, इवन दो पैसा नहीं गया, लेकिन फिर भी उसे कैपिटल कंसीडर कहा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मॉनिटरी नहीं हो सकता है, एसेट्स भी हो सकता है। देख लो भाई, एसेट्स भी लिखा है वहां पे। हाँ भाई, टीएस गढ़वाल से लिया हूं मैंने, अगर आपको दिक्कत इसमें जारी होगी, क्योंकि दिख नहीं रहा ना यार मेरे पास, अभी थोड़ा मेरे पैसा नहीं है, जब पैसा आ जाएगा तब मैं कर दूंगा उसका जुगाड़। अभी व्हाइट बोर्ड भी नहीं है, ठीक है।
Drawing is the amount goods taken by the proprietor for personal use. It is the amount withdrawn by the goods, all goods taken by the proprietor or for personal use. Goods taken by the proprietor or partner are valuable. अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, जो ड्राइंग रहती है। अब मान लो बिजनेस में इसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान लो इसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, अब बिजनेस ने ले लिया उसने, अब बिजनेस क्या किया, इसके गुड्स बनाया और गुड्स को बेचा और उससे पैसा आया, ठीक है। अब पैसा है बिजनेस में, अब इनने क्या बोला, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को चाहिए है, मेरे को मेरी बेटी की फीस भरना है, तो इनने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, अपनी बेटी की फीस भर दिया। तो अब बिजनेस क्या बोलेगा कि भैया जब तू मेरे ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, उसे एहसान बता रहा था, तो अगर तूने मुझसे पैसे लिया है तो मैं इसका एहसान नहीं बताऊंगा कि भैया इसने मुझसे पैसे लिया है। यहाँ पे आता है भाई कि ये दोनों सेपरेट यूनिट है। इवन जो ये इससे पैसा लेगा वो बोलेगा कि ये तो मेरा पैसा था, मेरा था, इवन दो प्रोप्राइटर का है लेकिन सेपरेट यूनिट है, मेरा पैसा था, तुमने क्यों लिए। तो ये क्या बोलेगा कि मैं इसे एक खर्चा मानूंगा, ड्रॉइंग्स को मैं एक खर्चा मानूंगा जिसको तुझे मुझे वापस पे करना पड़ेगा। बिजनेस बोलेगा कि प्रोप्राइटर ओनर तुझे अब ये जो ड्राइंग का पैसा है ये मुझे वापस पे करना पड़ेगा। यानी ड्राइंग वो अमाउंट रहती है जो बिजनेस से निकालता है ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, which is not related to business is considered as his personal use. He haven't used that money for the business, instead he has used it for himself. इसलिए भाई ये अमाउंट जो है वो अपने लिए यूज कर रहा है, इसलिए उसे ड्राइंग बोलेंगे पर्सनल यूज के लिए। For personal use, it is the amount withdrawn or taken by the proprietor or partner for the personal use. Goods so taken by the proprietor or partner are valued. ये तो भाई बहुत आगे की बात है, इसको भी मत देखो, बहुत ज्यादा आगे की बात। ड्राइंग सीधी सी बात है, जो पैसा अपने ओनर ने निकाला है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्राइंग कहते हैं। बस महागाथा भी नहीं सुना, बहुत लैग कर रहा है यार, फोन ही लैग कर रहा है। लाइबिलिटी देखो, एक लाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एक एसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको अच्छे से समझना। लाइबिलिटी क्या होता है, अगर मान लो मैं तुमसे उधार लिया, अब मेरे को उस उधार का पैसा वापस करना है, तब तक जब तक मैं वो पैसा वापस नहीं करूंगा वो मेरे ऊपर बर्डन बन जाएगा कि मेरे को उसे पे करना है, मुझे तुम्हें पे करना है, तो इसलिए ये मेरी लाइबिलिटी रहेगी। मतलब वो अमाउंट जो आपको दूसरे को पे करना रहता है उसे लाइबिलिटी कहते हैं। क्लेम ऑफ द अमाउंट अगेंस्ट एन एंटिटी, यानी हमें पे करना है, क्लेम मिला है अपन लोगों को कि भाई अपन लोग को उनको पे करना है। और एंटरप्राइजेस लाइबिलिटी मींस द अमाउंट ओड, बहुत इंपॉर्टेंट बोले भाई ये ओ, ये आपको बहुत बार दिखेगा भाई, बहुत मैक्सिमम टाइम दिखेगा। एक वर्ड याद रखना, मेरे ट्यूशन टीचर ने बताई थी, आई ओ यू। जैसे भाई वेजिटा नहीं बोलता क्या बात बात में, आई ओ यू दिस वन कैरोट, तो भाई ओ का मतलब क्या होता है, मेरा तुम पर, सॉरी तुम्हारा मुझ पर एहसान है, आई ओ यू। तो भाई वेजिटा याद रखना ना, वेजिटा बोलता है हमेशा कैकराट को, आई कैकराट। गोकू को बोलता है भाई आई ओ यू, यानी कि वेजिटा का, सॉरी गोकू का वेजिटा के ऊपर एक एहसान है, बस याद रखना भाई। तो आई ओ यू, ओ के मतलब ओ के पहला वाला जो बंदा है ना, उसका जो एहसान है ना, उसके ऊपर एहसान है सामने वाले बंदे का, ठीक है। अब भाई तुम देख लेना यार, थोड़ा और देख लेना। बाय बिजनेस लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, प्रोप्राइटर और पार्टनर टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। अभी आते हैं ऑन द अदर हैंड, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी अराइज बिकॉज ऑफ द क्रेडिट ट्रांजैक्शन और लोन टेकन। इंटरनल भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी की तरफ देख लो। मैं तुम लोग को बताया था भाई कि ओनर को जो पैसा, सॉरी बिजनेस को जो पैसा मिलता है ओनर के थ्रू भी मिलता है। ओनर क्या बोलता है, बिजनेस क्या बोलता है, भाई ये मेरे ऊपर एक एहसान है, इसका पैसा भी, तो ये भी एक तरह की लाइबिलिटी नहीं हुई कि भाई अब बिजनेस के ऊपर बर्डन है कि इसको ओनर को पे करना है, तो इस वाली लाइबिलिटी को इंटरनल कहा जाता है। क्योंकि ओनर और बिजनेस तुम्हें नहीं लगता सेम ही चीज है, इवन तो ये सेपरेट एंटिटीज है, पर इसके प्रति जो लाइबिलिटी रहेगी वो इंटरनल रहेगी कि अगर भैया ओनर को मैं पे नहीं करता हूं, बाद में डिले भी कर देता हूं, तो ओनर मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लो मैं तुम लोग से पैसा लिया और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो तुम तो मेरे ऊपर केस कर सकते हो, भाई ये मेरे को पैसा नहीं दे रहा। यानी कि जब भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहती है तब वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी बन जाती है। और जब अपना ही अपना आदमी है, बिजनेस मेरा है, मैं बिजनेस का हूं, तो फिर अगर मैं इसको लोन दे रहा हूं
तो विद इन दी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा, इसलिए उसे इंटरनल लायबिलिटी कहा जाएगा। क्योंकि मैं और बिजनेस इवन तो डिफरेंट है पर कनेक्शन एक है ना भाई, हम दोनों ही एक दूसरे के हैं। लेकिन भाई तुम अगर मेरे को लोन देते हो तो मैं तुम्हें क्या, तुम बिजनेस को लोन देते हो भाई, ये लो बिजनेस लोन दे रहे हो, तो भाई बिजनेस क्या बोलेगा, भैया अगर मैंने इसको पैसा नहीं दिया ये केस कर देगा, पर मैं बिजनेस के ऊपर केस करूंगा नहीं। यानी कि जब ओनर के द्वारा पैसा दिया जाता है बिजनेस को तो वो एक इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहती है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तब हम उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, आपने लोन ले लिए बैंक से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या अदर लायबिलिटी। अब भैया देखो लायबिलिटी के भी टाइप होता है, यानी कि भाई ये क्या है लायबिलिटी, वो बर्डन है मेरे ऊपर जो मुझे तुम लोग को या फिर एक थर्ड पार्टी को पे करना है। भैया अब जो लायबिलिटी रहती है उसके भी दो टाइप रहते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो एक साल से ज्यादा की, अगर मान लो मैंने एक लोन लिया वो एक साल से ज्यादा का है, यानी मुझे उसे 2-3 साल बाद पे करना है, तो वो एक नॉन करेंट लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि बर्डन मेरे ऊपर है कि मेरे को उस लोन की पेमेंट करना है, तो मुझे करना तो पड़ेगा ही उसकी पेमेंट। पर सिंस मुझे उसे एक साल के बाद 2-3 साल के बाद देना है तो फिर मैं इसे नॉन करेंट लायबिलिटी बोलूंगा। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी रहती है उसको हम कहते हैं भाई उसको हम विद इन एक साल पे करते हैं। अगर मान लो मैंने लोन लिया, उनने बोला कि भाई 6-7 महीने बाद मुझे लोन की पेमेंट कर देना, तो वो एक करंट लायबिलिटी, बर्डन मेरे ऊपर अभी भी है कि मुझे उसे पे करना है, बट विद इन 1 साल मुझे उसे पे करना है, इसलिए उसे करंट लायबिलिटी बोलेंगे। तुम करंट को बोल सकते हो स्मॉल, शॉर्ट। इसी प्रकार से अगर नॉन करंट रहेगा तो विच इज नॉट शॉर्ट। करंट को तुम बोल दो भाई छोटा, करंट का मतलब भाई छोटा ही, ऐसा मान के चल लो। तो नॉन करंट यानी नो छोटा, जो छोटा नहीं है यानी बड़ा, तो बड़ी लायबिलिटी यानी लंबे समय की लायबिलिटी, और स्मॉल करंट छोटा समय की जो लायबिलिटी, करंट का मतलब छोटा भाई, तो जो छोटी लायबिलिटी यानी एक साल के अंडर की लायबिलिटी रहती है उसे करंट लायबिलिटी कहा जाता है, कहते हैं। उसके बाद आते हैं भाई एसेट। एसेट यानी वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी यानी बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। अब भाई एसेट में भाई लोग बहुत बेवकूफ सी एक परिभाषा देते हैं इसकी, या फिर पीपल गिव वेरी फुल डेफिनेशन अबाउट एसेट दैट which is not being purchased for the purpose of sale, यानी जैसे बेचने के लिए नहीं खरीदा गया वो एसेट है। अच्छा तो भाई जो अपन लोगों ने स्टॉक खरीदे क्या वो एसेट, हाँ वो तो वैसे गुड्स की कैटेगरी में आता है, बट भाई ये उसकी डेफिनेशन एसेट की नहीं होती है। एसेट की डेफिनेशन ये होती है जो कोई भी चीज फ्यूचर में बेनिफिट देगी उसको हम एसेट कहते हैं। जो कोई भी चीज हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी उसे हम एसेट कहते हैं। जैसे मान लो ये जो वीडियो तुम देख रहे हो एक ट्राइपॉड में टंगी हुई है, तो फिर जो ट्राइपॉड है ये मेरे को अभी भी आगे तक के जो वीडियोस बनाना है उसमें बेनिफिट देगा, तो ये मेरे लिए एक एसेट है। जो फोन है वो भी मेरे लिए एक एसेट है, ये टीवी भी मेरे लिए एसेट है क्योंकि मेरे को आगे तक ये बेनिफिट देगा। हर एक वो चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है उसे एसेट्स कहते हैं। अब भाई हाँ मैं अब उस बात को ही टारगेट करता हूँ कि भाई गुड्स एसेट नहीं है, गुड्स एसेट है, वो करंट एसेट्स में आते हैं क्योंकि वो विद इन एक साल बिक जाते हैं। इसलिए बेवकूफ जैसे मत बोलो भाई कि जो कोई भी चीज बेचने के पर्पज से नहीं होती, फिर तो गुड्स है, वो तो करंट एसेट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी चीज हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है हम उसे एसेट्स कहते हैं। अभी ये मत पढ़ना, ये अपन आगे आएंगे। नॉन करंट एसेट जो एक साल से ज्यादा के देते हैं, करंट यानी स्मॉल पीरियड, जो नॉन यानी जो नहीं है स्मॉल पीरियड यानी बड़ा पीरियड, यानी एक साल से ज्यादा तक अगर कोई एसेट हमें बेनिफिट देता है तो हम उसे नॉन करंट एसेट कहते हैं। जैसे मैंने मशीनरी खरीदा हूं तो वो मुझे एक साल से ज्यादा तक बेनिफिट देगी, तो वो एक नॉन करंट एसेट में आती है। इसी प्रकार से वो जो ट्राइपॉड टंगा है ये मेरे को एक साल से ज्यादा तक बेनिफिट देगा, तो ये नॉन करंट नहीं, चलो वो तो नहीं देगा, टूट सकता है वो विद इन एक साल, मेरे घर वाले को बता देंगे। वो फोन जो टंगा है ये मुझे एक साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, इसलिए ये एक नॉन करंट एसेट में आएगा। टीवी एक नॉन करंट एसेट है। अब करंट एसेट क्या है? करंट एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जो विद इन 1 साल बेनिफिट देते हैं, या फिर तुम इसे ये बोल सकते हो नॉन करंट एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट एक साल से ज्यादा का मिलता है और इसे पैसे में भी हम कन्वर्ट नहीं करते, इसको भी एक साल के बाद तक ही पैसे में कन्वर्ट होगा। यानी कि जैसे मान लो मैंने टीवी खरीदा, मैं इसे विद इन 1 साल नहीं बेचना चाहूंगा, मैं इससे बेनिफिट कमाऊंगा, मैं इसे बेचना नहीं चाहूंगा। लंबे समय के बाद 2, 3, 4, 5 साल के बाद जब ये कूड़ा हो जाएगी तब इसे बेचूंगा।
इसी प्रकार से जो करंट एसेट्स रहते हैं उनका विद इन 1 साल जो है बेनिफिट खत्म हो जाता है, और इनको हम कैश में कन्वर्ट विद इन 1 साल ही कर सकते हैं। मैंने गुड्स खरीदा, जो गुड्स है मैंने यही सोच के खरीदा होगा इन्हें इसी साल बेच देना है, इसलिए वो एक करंट एसेट की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जो बोलते हैं भाई गुड्स एसेट्स नहीं है तो वो मूर्ख। एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल, यानी इसे हम खरीदते ही हैं बेचने के लिए। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइजेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे गुड्स, ये लो भाई आ गया, कौन द गुड्स एसेट्स नहीं होता, वो करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनको भी हम विद इन 1 साल मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें करंट एसेट्स का कहते हैं। और जिन्हें 1 साल से ज्यादा लगता है मनी में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हम बेसिकली उन्हें कभी मनी में कन्वर्ट करने के लिए खरीदते ही नहीं है, तो उन्हें नॉन करंट एसेट कहते हैं। सेम चीज भाई जो लाइब्रेरी में थी, 1 से ज्यादा साल में जो मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका 1 से अधिक साल तक बेनिफिट मिलता है, उसे नॉन करंट एसेट कहते हैं। करंट एसेट उन एसेट्स को कहते हैं जो विद इन 1 साल में, विद इन 1 ईयर में पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनका बेनिफिट भी 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है, और इनको हम मेनली खरीदते हैं रीसेल के लिए। इसमें गुड इसका एग्जांपल है, गुड एसेट होते हैं। चलो भाई देख देखिए उन लोगों के लिए, देखो भाई फिक्स्ड एसेट। अब भाई देखो हमारा जो नॉन करंट एसेट रहता है उसके भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। जैसे अपन लोगों ने फिक्स्ड एसेट जो है ना, वो नॉन करंट एसेट का नाम ही है। करंट यानी भाई तुम मूविंग बोल सकते हो, जो मूव करता है, जल्दी मूव करता है। तो फिक्स्ड जो मूव नहीं करता है, अभी देखे ना भाई, करंट का मतलब जो मूव करता है, जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जा रहा है, जल्दी से मूव करके पैसा आ जा रहा है। नॉन करंट एसेट जो मूव नहीं करता, जो फिक्स्ड नेचर का है, जिसको पैसे में कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जो नॉन करंट नेचर के, नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। नॉन करंट एसेट्स ही होते हैं भाई, उन्हीं को कहते हैं अपन फिक्स्ड एसेट। ये टाइप के होते हैं। टेंजिबल एसेट्स, मशीनरी जिसको हम छू सकते हैं, 1 से अधिक साल तक का बेनिफिट देगी, इट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर एंड हाँ, और फ्यूचर में देती है, और इसे हम फिजिकल एग्जिस्टेंसेस हम छू सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स उसको कहते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, पर हाँ ये हमें 1 साल से अधिक तक बेनिफिट देते हैं। भाई देखो तुम इसके बारे में और आगे जानोगे, तुम्हारे बिजनेस स्टडीज में पूरा चैप्टर बना हुआ है इसके लिए। फिर भी तुम्हें पता होगा पेटेंट के बारे में सुनने होंगे, जब कोई इन्वेंशन कर देता है तब उसको उस बात का पेटेंट मिल जाता है। जैसे मान लो कि अगर मैंने कोई आविष्कार कर दिया तो मैं उसका पेटेंट ले लूंगा, ताकि कोई और ये आविष्कार करके क्रेडिट ना खा ले कि भाई मैंने किया था इसका आविष्कार। ठीक है, ऐसी वजह तुमने कॉपीराइट देखे होगे भाई, यूट्यूब में चलता रहता है कि भैया इनने मेरी वीडियो से ये ले लिया, मेरी वीडियो से वो ले लिया, कि मैं ही इसकी कॉपीज बना के बेच सकता हूँ। ठीक है, कॉपीराइट इन सबको क्या तुम छू सकते हो? पेटेंट को छू सकते हो? नहीं। इसका सर्टिफिकेट भले ही मिलता है, सर्टिफिकेट छू सकते हो, पर जो उसके ऊपर राइट बना हुआ उसको नहीं छू सकते, इसलिए उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और पेटेंट का लाइफ टाइम तक आपको जो है, आई गेस उसका कुछ ऐसा नहीं रहता है कि उसको बनाना पड़ता है, बस आप उसे छू नहीं सकते। 1 से अधिक साल तक का उसका बेनिफिट रहता है, इसलिए वो एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, फिक्टिशियस एसेट। ऐसे एसेट्स ऐसे एसेट्स रहते हैं जिनका 1 साल से ज्यादा तक का बेनिफिट रहता है, विच आर नीदर टेंजिबल नॉट इंटेंजिबल, दे आर लूजेस और नॉट रिटर्न ऑफ देयर रिटर्न। ठीक है भैया, अब जो एडवर्टीजमेंट होता है, अब इसका बेस्ट फिक्टिशियस एसेट का बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का 1 से अधिक साल तक बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसे रीसेल नहीं किया जा सकता। अगर मैंने अमूल का एड बनाया हूं, मान लो एडवर्टीजमेंट किया मैंने अमूल की, ये मुझे 1 से अधिक साल तक बेनिफिट देगा, बट क्या मैं इसको रीसेल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। कोई मेरा अमूल का एड क्यों लेगा? नहीं ले सकता ना भाई। अगर मान लो कि नेस्ले बोलता है कि भैया हमें दे दो तुम एड, वो क्यों लेगा? क्या नेस्ले, अब तुम एडवर्टीजमेंट में चेंज भी नहीं कर सकते नाम। इसलिए ये ऐसे एसेट्स है, एग्जिस्टेंस बाय एन अकाउंटिंग फिक्टिशियस एसेट आर दोस एसेट्स व्हिच आर नीदर टेंजिबल nor intangible, just they loses or not written off, which are loses, which not lose its value or written off in years which they are incurred, but it is more than one accounting period का इसका benefit and example expenditure, इसका एग्जांपल जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं, अब एडवर्टीजमेंट का जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा तक मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा भाई, लेकिन क्या हम एडवर्टीजमेंट को बेच सकते हैं? नहीं भाई, कोई क्यों खरीदेगा मेरी एडवर्टीजमेंट? मेरा नाम आ रहा है उसमें, सब कुछ मेरा हो रहा है, तो ये बिक भी नहीं सकता, इसकी रीसेल वैल्यू होती ही नहीं है।
यानी कि इसका बेनिफिट एक से अधिक साल तक मिल रहा है, तो क्या हम इसे एसेट मान लें? नहीं भाई, वो रीसेल नहीं हो सकता, वो बिक नहीं सकता, तो वो एसेट भी नहीं है। तो वो क्या है भाई? यही तो इसकी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। ना तो ये एसेट है, इसको एसेट की डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हो तुम इसको, पर फिर भी इसको एसेट बोला गया तो अपन एसेट मान लेते हैं। इसका एक साल से अधिक तक बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए अपन इसे एक्सपेंडिचर एसेट कंसीडर कर सकते हैं, बट इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है क्योंकि ये बिक नहीं सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, अगर मान लो मेरे 10 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट में लग गए और इसका बेनिफिट मुझे 3-4-10 साल तक हो रहा है। ठीक है, 10 लाख रुपए लग गए हैं एडवर्टीजमेंट में और इसका बेनिफिट मुझे 10 साल तक होगा, तो मैं क्या करूंगा, जैसे डेप्रिसिएशन में हुआ था, मैं हर साल उसकी 1-1 लाख से वैल्यू गिरा दूंगा। इसी प्रकार से इसकी भी वैल्यू गिरेगी। बट भाई सिंस इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, तो हम इसे कंसीडर, अबे भाई बड़ा बेकार सा टॉपिक है यार। ठीक है, तो हम इसकी हर साल वैल्यू गिराएंगे। अब तुम बोलोगे भैया एक बार में 10 लाख का मार्केटिंग प्रॉफिट गलत बता देगा वो, कि भाई तुम्हें एक साल से अधिक तक बेनिफिट हो रहा था, तुमने उसी साल को मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से होता है भाई ये नाटक, में तुम्हें उसका बाद में बताऊंगा। बट ये ऐसे एसेट्स हैं जिनका फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है, बट इनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर, एग्जांपल यही है भाई, अपन ने एडवर्टीजमेंट में एक्सपेंडिचर करे, इसको बेच नहीं सकते हैं, पर इसका बेनिफिट एक साल से अधिक साल तक मिलेगा। हम इसे पूरा का पूरा एक ही साल में नहीं खत्म कर सकते, टुकड़े 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 में जितना उसका बेनिफिट मिलता जाएगा उतना उतना हटाते जाएंगे। जैसे इस साल 1 लाख का बेनिफिट मिल गया, 1 लाख हटा दो, अब 9 लाख बचा, अगले साल 1 लाख का मिल गया, उसकी अमाउंट कैलकुलेट होती है भाई, वो तो मुझे भी नहीं पता कैसे होती है, बट हाँ भाई होती है। तो हम इस एसेट को हर साल थोड़ा 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 गिराते हैं, जिस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वैसे इसको उसी कुछ तरीके से गिराते हैं। इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है। फिर सिर्फ समझो भाई फिक्टिशियस ऐसा एसेट होता है जो फ्यूचर में बेनिफिट देता है बट रीसेल नहीं हो सकता है, इसलिए हर साल इसकी वैल्यू गिरानी रहती है, थोड़ी 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 थोड़ी, और एक टाइम के बाद ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट समझो यार वीडियो लंबी हो रही है, पता मेरे को अपलोड करने में बहुत दिक्कत जाती है। मेरा मतलब क्या हुआ था, इससे पहले मैंने कल डाला था वीडियो, पहली वीडियो अपलोड करने के लिए पूरा दिन लग गया, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग, मैंने गिव अप कर दिया था कि भाई नहीं हो रही वो अपलोड। ये वन शॉट नहीं है, ये सेकंड पार्ट है भाई इस वीडियो, इसका सेकंड पार्ट जो है वो जल्द ही आ जाएगा। इतने सारे टॉपिक कवर करना भाई नामुमकिन था एक वीडियो में, ये वीडियो भी बहुत लंबी बन जाएगी। और भाई बाकी सब चीजें भाड़ में गई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भाई, तुम ना लाइक करो, ना शेयर करो, ना सब्सक्राइब करो। तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई कमेंट करना। कमेंट करो, मुझे बताओ मेरी गलतियां क्या है, ताकि मैं उन पे काम कर सकूं। और भाई धीरे धीरे करके मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके बेटर वीडियोस भी आएगी। पर तब तक के लिए भाई स्टे ट्यून्ड भाई, अच्छे से एकदम हेल्दी रहो, पढ़ाई लिखाई भी करो, मस्ती मजाक भी करो, फन भी करो। कॉमर्स का यही तो रहता है भाई, एकदम बढ़िया तरीके से मजे भी करो। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।